हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ऑफ ए रिलेशन एंड सम टाइप्स ऑफ द रिलेशन, इम्पिटी, यूनिवर्सल, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इनके कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। लास्ट टाइम हम लोग रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम, इट मीन्स रिलेशन का डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होता है, ये सब पूरा पता चल चुका था। और रिलेशन हमेशा जिस भी सेट से अनदर सेट पे डिफाइन किया जाएगा, इट मीन्स इफ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, दैट इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ये हम लोग देख चुके थे और ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सब लोग को याद रखना होगा कि रिलेशन आर हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। लेकिन अगर वो रिलेशन ए टू ए डिफाइंड हो तो वो रिलेशन ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि हम किसी भी रिलेशन का इनवर्स कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन समझेंगे और उसके बाद किसी भी रिलेशन का इनवर्स लिखना सीखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन के लिए सबसे पहले हम एक रिलेशन सेलेक्ट करेंगे जो आर ए टू बी डिफाइंड है। लेट आर इज ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अगर आर कोई रिलेशन ए टू बी डिफाइंड है तो अगर एरो डायग्राम से हम इसको समझाएं ना, अगर आर कोई रिलेशन ए टू बी डिफाइंड है तो इस केस में आर इनवर्स एक ऐसा रिलेशन होगा, देन आर इनवर्स इज ए रिलेशन दैट इज डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए। दैट इज डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए, इट मींस आर इनवर्स रिलेशन हमेशा बी टू ए डिफाइंड होगा। उस केस में आखिर इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो क्या होगा, क्योंकि रिलेशन हमेशा ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। तो आर इनवर्स कौन सी ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा ये समझना है। तो आर इनवर्स इज अगेन सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दैट इज बी कॉमा ए। नाउ बी कॉमा ए इज व्हाट? तो बी कॉमा ए इज जस्ट ए फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मीनिंग समझो, अगर ए कॉमा बी रिलेशन में प्रेजेंट है तो उसके बाद अगर हम उसका इनवर्स लिखते हैं तो b कॉमा ए इनवर्स में प्रेजेंट रहेगा। अगर हम बात कर ले a और यहां पे b जनरल है, अगर a b से रिलेटेड है r के अंडर में, इट मींस a इज रिलेटेड टू b बाय द रिलेशन r, देन वी कैन से दैट b इज रिलेटेड टू a बाय द इनवर्स बाय द रिलेशन r इनवर्स। तो इसको अगर डिफाइन करना हो r इनवर्स को, तो ये सोचो कि अगर रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है तो उसी का जस्ट करेस्पॉन्डिंग रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर। रिवर्स कहने का मतलब होता है कि अगर 1,2 रिलेशन R में प्रेजेंट है तो 2,1 R इनवर्स में प्रेजेंट होगा। 3,4 रिलेशन R में प्रेजेंट है तो 4,3 R इनवर्स में प्रेजेंट होगा। तो अगर कभी भी किसी भी रिलेशन का इनवर्स लिखना हो तो गिवन रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को इंटरचेंज करने से जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा वो सारा ऑर्डर्ड पेयर उसके करेस्पॉन्डिंग इनवर्स में प्रेजेंट होगा। तो किसी भी रिलेशन का इनवर्स फाइंड करना बहुत आसान है। तो अब अगर हम रिलेशन के डोमेन, रेंज और कोडोमेन की बात करते थे, तो अब आर इनवर्स के डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात करें तो कंसंट्रेट करना। किसी भी रिलेशन आर का डोमेन क्या होता है? तो फर्स्ट एलिमेंट जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उनके फर्स्ट एलिमेंट का सेट डोमेन होता है। तो अगर हम आर इनवर्स में और ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज कर दिए हैं तो इस आर इनवर्स रिलेशन का जो डोमेन होगा वो रिलेशन आर का रेंज होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर, एंड range of R inverse is equal to domain of R। तो ये समझना बिल्कुल आसान है। हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। इनवर्स में कुछ ऐसा नहीं है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है उसको इंटरचेंज कर देना है फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को और आर इनवर्स लिख लेना है और डोमेन रेंज हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं जैसे रिलेशन के लिए देखे थे। तो ये नोट डाउन कर लो जस्ट, और उसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वहां से इनवर्स क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक सेट है जिसमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है और इसी सेट पे रिलेशन R डिफाइंड है, दैट इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर
वेयर फर्स्ट एंड सेकंड बोथ बिलोंग्स टू द सेट ए, अगर A to A डिफाइंड है तो दोनों तो A का ही होगा, एंड दैट ऑर्डर्ड पेयर इज रिलेटेड बाय द रिलेशन x + 2y इज इक्वल टू 10। तो अब मेन जो रिलेशन है x + 2y इज इक्वल टू 10 है, जहां x और y दोनों A को बिलोंग कर रहा है और A फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है। तो अब करना क्या है, R और R इनवर्स को सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना है, मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और ये जो रिलेशन डिफाइंड है वो सेट बिल्डर में है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है कि R रोस्टर फॉर्म में लिखना है और फिर उसका इनवर्स रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद R और R इनवर्स दोनों का डोमेन फाइंड करना है और फिर दोनों का रेंज फाइंड करना है। तो फर्स्ट वन, सबसे पहले हम इस रिलेशन के में R को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो अब वो सारे ऑर्डर्ड पेयर पता करने हैं x, y जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, लेकिन वो दोनों x और y का वैल्यू फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर में से ही कोई होना चाहिए। तो देखते हैं चेक करके। सबसे पहले अगर हम y का वैल्यू, तो फर्स्ट हम r को रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो y का वैल्यू अगर 1 रखें तो डेफिनेट है x इज इक्वल टू 8 आएगा। तो 8, 1 ये सेटिस्फाई करेगा इस रिलेशन को, और ये दोनों फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का ही है, तो 8, 1 रिलेशन में होगा। फिर उसके बाद अगर हम y इज इक्वल टू 2 रखें तो x इज इक्वल टू 6 होगा। इसका मतलब 6, 2 भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेम अगर y इज इक्वल टू 3 रखें तो x इज इक्वल टू 4 होगा। इट मींस 4, 3 भी रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर उसके बाद अगर हम y इज इक्वल टू 4 रखें, x इज इक्वल टू 2, इट मींस इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ये चारों ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सारे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट और सेकंड दोनों एलिमेंट ए सेट का ही मेंबर है और वो रिलेशन में होना भी चाहिए। तो अब अगर हम R लिख लिए तो इसका इनवर्स लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसका इनवर्स जस्ट कैसे लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर जो भी रिलेशन में है उसके फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना है। तो 1, 8, 1 का 1, 8 लिख सकते हैं करिस्पॉन्डिंग, 6, 2 के लिए 2, 6, 4, 3 के लिए 3, 4 और 2, 4 के लिए 4, 2। तो यहां से मिल गया R इनवर्स। अब इसका मेन डोमेन लिखना है और रेंज लिखना है R और R इनवर्स का। तो ये बहुत आसान है। डोमेन ऑफ R, तो डोमेन ऑफ R इट मींस R में जो भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट का सेट। इट मींस 8, 6, 4 and 2। इट मींस 8, 6, 4, 2। तो ये मिल गया डोमेन ऑफ R। अब अगर हम डोमेन ऑफ R इनवर्स लिखें तो डोमेन ऑफ R इनवर्स में जस्ट इस R इनवर्स में फर्स्ट एलिमेंट का सेट 1, 2, 3 and 4। इट मींस दैट इज 1, 2, 3, 4 ये मिल गया। उसी तरह सेकंड में रेंज ऑफ R एंड R इनवर्स लिखना है। तो फॉर रेंज ऑफ R we will write the set of second element of the relation R. Now the set of second element is 1, 2, 3, 4. It means this is 1, 2, 3, 4. And now range of R inverse. Range of R inverse, that is equal to what? So again set of second element 8, 6, 4 and 2. 8, 6, 4 and 2. तो यहां से हमको ये भी दिख रहा होगा कि R का डोमेन R इनवर्स के रेंज के इक्वल होता है और R इनवर्स का डोमेन R के रेंज के इक्वल होता है। तो ये कंडीशन अभी हम लिखे भी थे और इस एग्जांपल से ये वेरीफाई भी हो रहा है। तो किसी भी रिलेशन का इनवर्स लिखना बहुत आसान होता है, लिख सकते हो। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले फर्स्ट 2 देखते हैं, इम्पिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन। अभी हम डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं देख रहे हैं कि कौन से कंडीशन के अंडर कोई रिलेशन इम्पिटी या यूनिवर्सल होता है, हम सिंपल एग्जांपल से पहले कंसीडर करते हैं। सपोज A इज इक्वल टू एक सेट हम कंसीडर कर रहे हैं दैट इज 1, 2, 3 और फिर B इज इक्वल टू है 4, 5। रैंडम एग्जांपल ले रहा है। फर्स्ट R1 is a relation which is defined from A to B such that is set of ordered pair A, B
where A and B both, where A belongs to the set A, B belongs to the set B, and satisfy the relation that is A plus B is less than 0, और A plus B less than 0 to 1, हम एक एग्जाम्पल सेलेक्ट कर रहे हैं, बस वो ध्यान रखना। तो A plus B less than 1, तो अब ये सोचो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला A to B रिलेशन फॉर्म करना है। तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने का सोचे, तो जब रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या तुमको मिलेगा कि कोई भी ऐसा एलिमेंट A का नहीं है जिसका हम इसके एलिमेंट के साथ समेशन करें तो वो 1 से छोटा है। इट मींस 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं है जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों का समेशन 1 से छोटा हो। तो हम बोल सकते हैं कि इस रिलेशन के अंडर में A का कोई भी एलिमेंट B के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो जब A का कोई भी एलिमेंट B के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा तो वो रिलेशन एक एम्प्टी रिलेशन होगा। इट मींस R1 here is an empty relation। तो एम्प्टी रिलेशन को अगर डिफाइन करना हो तो हम बोल सकते हैं a relation R defined from A to B is empty relation if no element of A is related to any element of B। It means A का कोई भी एलिमेंट B के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। ऐसे केसेस में उस रिलेशन का करस्पॉन्डिंग रोस्टर फॉर्म एक एम्प्टी सेट होगा। नाउ एम्प्टी इफ नो एलिमेंट ऑफ A, सिंपल डेफिनेशन लिख रहे हैं, नो एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू any element of B, related to any element of B। अब ठीक इसी का अपोजिट यूनिवर्सल में हम इसी दोनों सेट A और B के लिए एक अनदर रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, और वो रिलेशन है, ध्यान समझना, सेम सेट A to B के लिए R2 is a relation defined from A to B, that is set of ordered pair A comma B in which A belongs to set A, B belongs to set B, and A plus B, here A plus B is greater than 1। तो अब अगर इस रिलेशन को तुम करस्पॉन्डिंग रोस्टर फॉर्म में लिखो तो डेफिनेट है तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि हम जो भी ऑर्डर्ड पेयर A to B, A क्रॉस B का सेलेक्ट करेंगे उनमें सारे ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 सारे ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का समेशन ग्रेटर देन 1 है। तो अगर ग्रेटर देन 1 है तो A क्रॉस B के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो R2 रिलेशन में लिखने होंगे। तो अगर हम लिखें सिंपल 1 4 1 5, समझ सकते हो, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 2 4 2 5 3 4 3 5। तो इस तरह से जो भी ऑर्डर्ड पेयर मिले वो कंप्लीट A क्रॉस B का मेंबर है। इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं कि इस रिलेशन के अंडर में A का सारा एलिमेंट, तीनों एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट से रिलेटेड है। तो यूनिवर्सल का मतलब है कि जितनी भी पॉसिबिलिटी पेयरिंग की हो सकती है वो सारे पॉसिबल पेयर उस रिलेशन में प्रेजेंट होंगे, और सारे पॉसिबल पेयर का मतलब है कि उस रिलेशन में A क्रॉस B के सारे ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होने चाहिए। तो जस्ट इसी का अपोजिट यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? ए रिलेशन R defined from A to B is universal if every element of A is related to every element of B. If every element of A is related to every element of B.
तो ये आसान होगा समझना कि कौन सा रिलेशन इम्पिटी है और वो कौन सा यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल समझ लेना, अगर R A to B डिफाइंड रिलेशन है, चेक करना है कि वो यूनिवर्सल है कि नहीं, तो उस रिलेशन को करस्पॉन्डिंग रोस्टर फॉर्म में लिखो। अब उस रोस्टर फॉर्म में जो भी ऑर्डर्ड पेयर मिले वो सारे के सारे A क्रॉस B के इक्वल हैं, मतलब सेम A क्रॉस B आ गया तो वो रिलेशन एक यूनिवर्सल होगा। और जब इम्पिटी समझना हो तो इम्पिटी का क्या मीनिंग है कि A का कोई भी एलिमेंट B के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो रिलेशन में दिया गया है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, वो इम्पिटी रिलेशन होगा। तो ये था तुम्हारा सिंपल टाइप इम्पिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। अब इसके बाद अगेन थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होता है, 3 मोर टाइप्स ऑफ रिलेशन डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये सब लोग नोट डाउन कर लो। तो अब स्टार्ट करते हैं कुछ और टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो कंसंट्रेट करना, अभी का जो टाइप्स बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। तो इसीलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि ये टाइप्स जो अभी हम डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, क्या है। तो इस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव टाइप डिस्कस करने से पहले ये समझ लो कि ये तीनों टाइप का स्टडी कौन से रिलेशन से एसोसिएट करता है। तो अगर रिलेशन R A to A डिफाइंड रहेगा तभी इट मींस इसका डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम होना चाहिए। हम दो तरह का रिलेशन देखे हैं, रिलेशन R डिफाइंड फ्रॉम A to B और दूसरा रिलेशन R डिफाइंड फ्रॉम A to A। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन डिफाइन करने के लिए फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन है कि रिलेशन R A to A डिफाइंड होना चाहिए, तभी हम ये तीनों चेक कर सकते हैं। अगर रिलेशन R डिफाइंड फ्रॉम A to B है, A और B इट मींस ये डोमेन और कोडोमेन दोनों डिफरेंट है, तो उस केस में ये तीनों क्लासिफिकेशन ही पॉसिबल नहीं है। तो ये तीनों क्लासिफिकेशन के लिए पहला नेसेसरी कंडीशन ये हमेशा याद रखना, रिलेशन R डिफाइंड फ्रॉम A to A होना चाहिए। तो अब उसके बाद अगर कोई भी रिलेशन R डिफाइंड फ्रॉम A to A है तो किस कंडीशन के अंडर में यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, किस कंडीशन के अंडर में यह रिलेशन सिमेट्रिक होगा और किस कंडीशन के अंडर में यह रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। आखिर वो कंडीशन क्या है जो इस रिलेशन में लगने के बाद यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाता है, तो समझते हैं। तो सिंपल, हम इसका पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, बहुत ही सिंपल है और फिर एग्जांपल से समझेंगे। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, वो क्या कंडीशन है, ए रिलेशन R डिफाइंड फ्रॉम A to A इज रिफ्लेक्सिव इफ A, belongs to R for all A। फॉर ऑल का ये सिंबल है, इसको हम लोग पढ़ते हैं फॉर ऑल, ए का जस्ट उल्टा लिख लो तो ये दैट इज रीड एज फॉर ऑल, फॉर एवरी हम बोल सकते हैं। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मेन यही कंडीशन है। किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए, किसी भी रिलेशन को नहीं, रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए को रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन है कि इस ए सेट में जितने भी मेंबर हैं सारे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए का मतलब है ए के सारे एलिमेंट के लिए ए रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। इसका एग्जांपल से मीनिंग समझना, अगर ए सेट हम कंसीडर करें 1, 2, 3, एक रिलेशन कंसीडर करते हैं इसी सेट पे जिसमें एलिमेंट है 1, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 3। अब ये पूछा जा रहा है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए पहला कंडीशन क्या है कि जिस भी सेट पे वो रिलेशन डिफाइन किया गया है उस सेट के सारे एलिमेंट मतलब 1, 2, 3 तीनों खुद से रिलेटेड होना चाहिए। ए बिलोंग्स टू आर का मतलब ए इज रिलेटेड टू ए, इसका मतलब इसके तीनों एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो
तो खुद से इट मींस 1 1 से रिलेटेड हो, 2 2 से रिलेटेड हो, 3 3 से रिलेटेड हो। तो 1 1 से रिलेटेड हो मतलब 1 1 रिलेशन में होना चाहिए, 2 2 रिलेशन में होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, और ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। हम यहां पे लिखे हैं a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। तो a में जितने भी मेंबर हैं उन तीनों का करस्पॉन्डिंग a, तीनों का करस्पॉन्डिंग a में a का मीनिंग कि 1 का 1 1, 2 का 2 2 और 3 का 3 3, ये तीनों रिलेशन में होगा। अगर इन सब में से कोई एक भी रिलेशन में एब्सेंट रहा तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो जो सामने एग्जांपल लिखा गया है इसमें 2 2 प्रेजेंट नहीं है, दिख रहा होगा 2 2 कहीं नहीं है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए पहला कंडीशन क्या है कि 1 1, 2 2, 3 3 ये तीनों होना चाहिए। लेकिन अगर उन तीनों में से कोई एक एब्सेंट रहा तो वह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इसका मतलब दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रीजन क्या है? बिकॉज 2 2 नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इसके लिए कंडीशन क्या हो? रिफ्लेक्सिव नहीं है उसके लिए क्या कंडीशन हो कि उस सेट का कोई भी एटलीस्ट एक मेंबर ऐसा है जो खुद से रिलेटेड नहीं है। तो यहां 2 2 से रिलेटेड नहीं है, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक और कंडीशन पे आते हैं, हो सकता है माइंड में आ रहा हो सबके। अगर मान लो एक रिलेशन है जिसमें वो तीनों ऑर्डर्ड पेयर हैं, 1 1, 2 2, 3 3, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी ऑर्डर्ड पेयर है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन एक और ऑर्डर्ड पेयर है 3 2। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं? तो डेफिनेट है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में ये बोला जाता है कि क्या होना चाहिए। तो अगर ये है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। ये नहीं बोला जाता कि इसके साथ साथ कुछ और नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेट समझ लो कि रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने में a, रिलेशन में होना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई और ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं प्रेजेंट है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मीनिंग है कि इन तीनों का प्रेजेंस ही इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनाएगा। किसी और ऑर्डर्ड पेयर का प्रेजेंस या एब्सेंस इस रिलेशन के रिफ्लेक्सिव होने पे किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं करता। तो अब तुम समझ जाओगे कि अगर कोई भी एक रिलेशन एक सिंगल सेट पे डिफाइंड है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। अगेन बता दे कंडीशन क्या है कि जिस भी सेट पे रिलेशन डिफाइंड है उस सेट के सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने चाहिए, तभी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये फर्स्ट टाइप था रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट समझोगे सेकंड आसान होगा, और सेकंड समझोगे तो थर्ड आसान होगा। तो ये सब लोग नोट डाउन कर लोगे, फिर हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये सब लोग नोट डाउन कर लो। देख रहे हैं अब हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन। सेकंड वन, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है कि रिलेशन ए टू ए डिफाइंड जो रहेगा वो एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो वो कंडीशन के लिए जस्ट स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ए रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए इज सिमेट्रिक इफ AB belongs to R implies that BA belongs to R for all A, B belongs to A। मेन कंडीशन क्या है इसको समझना। कोई भी रिलेशन एक सिंगल सेट A पे डिफाइंड है, वो रिलेशन सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? तो हम यहां पे लिखे हैं इफ AB बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट BA बिलोंग्स टू R। इसका मीनिंग क्या है कि अगर रिलेशन में कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिसका फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट डिफरेंट है, तो उस ऑर्डर्ड पेयर का करेस्पॉन्डिंग
इनवर्स, इट मींस करस्पॉन्डिंग इनवर्स और अपोजिट करने का मतलब फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज करने से जो ऑर्डर्ड पेयर मिला बी कॉमा ए, अगर वो भी रिलेशन में प्रेजेंट है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। अगेन समझो, अगर एक रिलेशन है जिसमें मान लो 1,2 है, अब उस 1,2 के साथ साथ 2,1 भी रिलेशन में हुआ तो वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। लेकिन 1,2 रिलेशन में है लेकिन 2,1 रिलेशन में नहीं है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सिमेट्रिक होने के लिए ए बी का मतलब फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट डिफरेंट वाला ऑर्डर्ड पेयर, तो अगर ए बी रिलेशन में प्रेजेंट है तो उसका करस्पॉन्डिंग बी ए भी रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ए बी बी ए दोनों रिलेशन में है तो वो सिमेट्रिक होगा, लेकिन अगर ए बी रिलेशन में है बी ए रिलेशन में नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। एग्जांपल से देखते हैं, सेम सेट ले रहा है 1 2 3। अब एक रिलेशन R1 है जिसमें एलिमेंट है 1,1 2,3 3,2 1,2 इस तरह से। तो अब ये चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले बता दें, अगर फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर है उससे सिमेट्रिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिमेट्रिक में क्या चेक करना है कि ए बी के साथ बी ए है कि नहीं है। तो यहां पे सेम है तो यहां पे ए बी बी ए का कोई क्वेश्चन नहीं बनता, तो इसमें प्रेजेंस और एब्सेंस कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 1 2 2 और 3 3 है कि नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले उन ऑर्डर्ड पेयर को कंसंट्रेट करना है जिसका फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट डिफरेंट है। तो यहां पे फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर 2,3 है, तो अब इस 2,3 का करस्पॉन्डिंग बी ए 3,2 होगा। तो हम क्या देखते हैं कि ये 2,3 का करस्पॉन्डिंग 3,2 प्रेजेंट है, तो ये सिमेट्रिक के कंडीशन को अभी सेटिस्फाई करना है। लेकिन यहां पे एक और ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है 1,2 जिसका करस्पॉन्डिंग बी ए प्रेजेंट नहीं है। तो 1,2 है और 2,1 नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन है कि यहां पे जितने भी ए बी हैं, जितने भी ए बी हैं उन सबका बी ए होना चाहिए। तो 2,3 का 3,2 तो प्रेजेंट है लेकिन 1,2 का करस्पॉन्डिंग 2,1 प्रेजेंट नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सिमेट्रिक होने के लिए सारे ए बी के लिए करस्पॉन्डिंग बी ए रिलेशन में होने चाहिए। इसका मतलब है इस रिलेशन को हम क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। रीजन क्या है, बिकॉज 1,2 belongs to R1 but 2,1 not belongs to R1। 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, इसका मतलब वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इस तरह से तुम रिलेशन को रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक आसानी से प्रूव कर सकते हो। अगर तुम रिलेशन को रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक कर पाओगे तो ट्रांजिटिव समझना थोड़ा आसान होगा, लेकिन ट्रांजिटिव चेक करना सबसे मुश्किल काम होता है। खास करके जब तुम पहली बार पढ़ रहे हो तब और मुश्किल होगा। फिर भी हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ये सब लोग नोट डाउन कर लो, फिर देखते हैं हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन। तो समझते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। कोई भी रिलेशन आर ए टू ए ट्रांजिटिव किस कंडीशन में होगा वो देखते हैं। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं फिर एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। ए रिलेशन आर defined from A to A is transitive if AB, A comma B and B comma C belongs to R implies that A comma C belongs to R. For all A, B, C belongs to A. समझना क्या है कंडीशन। अब ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन यह है कि एक रिलेशन में ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर हों जिनमें फर्स्ट का सेकंड दूसरे के फर्स्ट एलिमेंट से मैच कर जाए। मतलब ए बी और बी सी में इसका सेकंड एलिमेंट इसके फर्स्ट से मैच कर रहा है, तो इन दोनों से एक तीसरा ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट होगा और जो इसका फर्स्ट और इसका सेकंड एलिमेंट होगा। मतलब ए बी बी सी का करस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर
AC क्रिएट होगा। तो अगर AB BC रिलेशन में है लेकिन AC रिलेशन में नहीं है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव होने के लिए कंडीशन क्या है? AB BC रिलेशन में है और उसके साथ साथ इसका करस्पॉन्डिंग AC भी रिलेशन में है तो वो रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। एग्जांपल से क्लियर करते हैं। A इज इक्वल टू सेट हम कंसीडर करें 1, 2, 3। अब एक रिलेशन है R1 जो इस सेट पे डिफाइंड है, दैट इज 1, 1, 2, 1 एंड 1, 2। अब ये चेक करना है कि रिलेशन सिंपल ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए हमको क्या ढूंढना है? ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसमें एक का सेकंड दूसरे के फर्स्ट से मैच कर जाए, एक का सेकंड दूसरे के फर्स्ट से मैच कर जाए। तो तुमको दिख रहा होगा इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड इस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट से मैच कर गया, ये दोनों सेम है। तो अगर ये दोनों सेम है तो यहां से जो करस्पॉन्डिंग AC क्रिएट होगा वो 2, 2 होगा। दिस इज AB, BC। तो इन दोनों का सेकंड और फर्स्ट मैच कर गया तो यहां से जो करस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर AC क्रिएट हुआ, AB BC के लिए AC क्रिएट हुआ, वो 2, 2 हुआ। तो 2, 2 इस रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब है ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए कि AB और BC के साथ करस्पॉन्डिंग AC भी रिलेशन में हो, लेकिन AC रिलेशन में नहीं होगा तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। इट मींस ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। एक और बात, अगर हम मान लो R2 रिलेशन लिखते हैं कुछ इस तरह से 2, 2, 2, 1, 1, 2, तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? तो अब अगेन एक कंडीशन देखते हैं। तो 2, 2 है तो यहां से 2, 1 और 1, 2 के करस्पॉन्डिंग जो AC क्रिएट होगा वो 2, 2 होगा। तो यहां पे है तो अभी ये लग रहा है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। AB BC करस्पॉन्डिंग AC वो भी रिलेशन में प्रेजेंट है, तो अभी ये लग रहा है कि ये ट्रांजिटिव के रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन अभी भी ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों? कंसंट्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब इस केस में हम ये जानते हैं कि किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट का ऑर्डर इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो अगर हम 1, 2 को पहले और 2, 1 को बाद में लिख लें, मतलब 1, 2 और 2, 1 इस तरह से लिखें, जो हम कर सकते हैं किसी भी सेट के अंदर, तो वहां से इसका सेकंड और इसका फर्स्ट मैच करेगा तो यहां से जो करस्पॉन्डिंग AC क्रिएट होके आएगा वो करस्पॉन्डिंग AC 1, 1 आएगा। तो अब क्या देखते हैं कि AB BC रिलेशन में तो है लेकिन करस्पॉन्डिंग AC 1, 1 इस रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो जस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में यह देखने से लगता है कि AB BC का करस्पॉन्डिंग AC यहां से 2, 2 क्रिएट हो रहा है जो रिलेशन में है, लेकिन ट्रांजिटिव में एलिमेंट को सफल करके भी चेक करना होता है कि ऐसा कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर ढूंढो जिसमें एक का सेकंड दूसरे के फर्स्ट से मैच कर जाए। तो इसका सेकंड इसके फर्स्ट से मैच कर गया तो करस्पॉन्डिंग AC 2, 2 क्रिएट हुआ। अब इसका सेकंड इसके फर्स्ट से मैच कर गया तो करस्पॉन्डिंग AC 1, 1 क्रिएट हुआ। तो जितना भी AB BC रिलेशन में है, सारे AB BC के लिए, ऐसा नहीं कि एक AB BC के लिए, सारे AB BC का अगर करस्पॉन्डिंग AC रिलेशन में है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई भी एक कंडीशन मिला जिसमें AB और BC रिलेशन में है लेकिन AC नहीं है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो तुम यहां से समझ सकते हो कि कोई भी रिलेशन को ट्रांजिटिव प्रूफ करने का मतलब क्या है कि AB BC के साथ करस्पॉन्डिंग AC प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव होगा। हम एक और एग्जांपल से देखते हैं ताकि वो क्लियर हो। तो समझना ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है और ये भी रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे भी 1, 1 रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसी सेट के ऊपर ट्रांजिटिव के लिए।
सपोज एक और रिलेशन R3 लिख देते हैं, दिस इज 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3 एंड 3, 2। अब ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं ये चेक करना है। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमको ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर ढूंढने हैं जिसमें एक का फर्स्ट दूसरे के सेकंड से मैच कर जाए। तो इट मींस देखो यहां से 2, 1, 1, 2 करस्पॉन्डिंग AC 2, 2 यहां से क्रिएट होगा, और फिर इट मींस ये देखो 2, 1, 1, 2 का करस्पॉन्डिंग AC यहां से करस्पॉन्डिंग AC क्रिएट होगा 2, 2। अब यही इसी को अपोजिट में लिखें 1, 2 एंड 2, 1 का करस्पॉन्डिंग AC 1, 1 क्रिएट होगा। इसका मतलब 2, 2 और 1, 1 दोनों प्रेजेंट है, तो अभी तक ये कंडीशन ट्रांजिटिव है। फिर देखते हैं और पॉसिबिलिटी। तो तुम क्या देखोगे, ये 1, 2 और यहां पे 2, 3 है, तो 1, 2 एंड 2, 3 रिलेशन में है, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग AC क्रिएट होगा, इसका देखो सेकंड और इसका फर्स्ट मैच कर रहा है, तो करस्पॉन्डिंग AC यहां से जो क्रिएट होगा वो 1, 3 होगा। तो हम क्या देखते हैं कि इस रिलेशन में 1, 3 नहीं है, तो अगेन ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। मतलब हमको सारे पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि ABBC का करस्पॉन्डिंग AC रिलेशन में है या नहीं है। तो इस ABBC का करस्पॉन्डिंग AC रिलेशन में था, इस ABBC का करस्पॉन्डिंग AC रिलेशन में था, लेकिन यहां पे मिल गया 1, 2 और 2, 3 जिसका करस्पॉन्डिंग AC 1, 3 रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है। इट मींस ये रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव नहीं होने का मतलब है ABBC रिलेशन में हो लेकिन AC रिलेशन में नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं एक और एग्जांपल, जस्ट अलग अलग केसेस में बात कर रहे हैं क्योंकि ट्रांजिटिव चेक करना थोड़ा मुश्किल होता है ना। नेक्स्ट एग्जांपल इसी सेट के ऊपर अगर हम लिखें 1, 1, 2, 2, 3, 3, अगर हम तुमसे बोलें कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो तुम सोचोगे ट्रांजिटिव होने का मतलब है कि ABBC के साथ करस्पॉन्डिंग AC होना चाहिए। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं उसको अच्छे से सुनना। किसी भी रिलेशन को ट्रांजिटिव नहीं होने का मतलब क्या है कि ABBC होना चाहिए लेकिन AC नहीं होना चाहिए। तो क्या हम इसको नॉट ट्रांजिटिव बता सकते हैं? नॉट ट्रांजिटिव बताने का मतलब है कि तुमको ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर दिखाने होंगे इसमें जिसमें ABBC हो लेकिन उसका AC ना हो। हम ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं दिखा सकते, कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं दिखा सकते इसमें ABBC प्रेजेंट हो और AC ना हो। तो ये समझ लो, जिसको हम नॉट ट्रांजिटिव नहीं कह सकते उसको ट्रांजिटिव सेलेक्ट करना होता है। इसका मीनिंग सिंपल, मैथमेटिक्स में साइंस में ये बहुत बार यूज होता है। जिसको हम गलत नहीं बोल सकते उसको साइंस में मैथ्स में कई बार सही एज्यूम करना होता है। जैसे न्यूटन्स के लॉस के बारे में सब लोग सुने होंगे, उसका कोई प्रूफ नहीं है। हम लोग जो भी पढ़ते हैं नेचर में एग्जाम्पल्स, वो समझ लो कि वो एग्जाम्पल न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो जब न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है तो हम लॉ जो है वो प्रूफ नहीं, न्यूटन्स लॉ का कोई थ्योरम नहीं है, वह एक लॉ है, उसने नेचर में देखा और एक लॉ बना दिया। लेकिन सोच लो जिस दिन एक भी ऐसा एग्जाम्पल मिल गया जो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो नहीं करता तो न्यूटन्स लॉ गलत हो जाएगा। तो सेम उस तरह से समझो कि अगर यहां पे मेरे पास ये एक रिलेशन लिखा गया, अब ये रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि नॉट ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है कि ABBC रिलेशन में होना चाहिए लेकिन AC रिलेशन में नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पे ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हम इसको नॉट ट्रांजिटिव नहीं बता सकते, और अगर नॉट ट्रांजिटिव नहीं बता सकते तो इसको ट्रांजिटिव सेलेक्ट करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, अगर हम जिसको नॉट ट्रांजिटिव नहीं बता सकते उसको ट्रांजिटिव सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसी तरह से मान लो एक हम सिमेट्रिक का एग्जांपल ले लेते हैं सेम सेट के ऊपर। अगर हम एक रिलेशन लिखते हैं R4 दैट इज ऑर्डर्ड पेयर लाइक सेम, अगर हम इसी को चेक करें कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, इसी को ले लेते हैं, अनदर एग्जांपल की जरूरत नहीं यहां पे। तो अगर इसी रिलेशन को तुमसे पूछें कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, तो तुम सिमेट्रिक प्रूफ करने की कोशिश नहीं करोगे। तुम्हारा काम क्या होगा, नेगेटिव अप्रोच होगा। तुम ये कोशिश करो कि ये नॉट सिमेट्रिक हो जाए।
तो नॉट सिमेट्रिक का क्या मीनिंग है कि ए बी होना चाहिए लेकिन बी ए नहीं होना चाहिए। तो यहां पे ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि ए बी इट मींस फर्स्ट और सेकंड डिफरेंट हो और उसका करस्पॉन्डिंग बी ए ना हो। तो अगेन इस रिलेशन को हम नॉट सिमेट्रिक नहीं बता सकते। तो जिसको नॉट सिमेट्रिक नहीं बता सकते उसको अगेन सिमेट्रिक कंसीडर करना पड़ेगा। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। मतलब इसको हम नॉट ट्रांजिटिव नहीं बता सकते तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, इसको हम नॉट सिमेट्रिक नहीं बता सकते तो इसको सिमेट्रिक कंसीडर करना पड़ेगा। और ये ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव तो है ही, 1 1 2 2 3 3 ये तीनों प्रेजेंट है तो ये रिफ्लेक्सिव है। तो ये समझ लो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो अब ये तीनों कंडीशन तुम समझ गए होगे कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए और ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए। तुम इसी पोर्शन को, एक्सप्लेनेशन को एक बार, 2 बार, 3 बार देखो तो तुमको डेफिनेट क्लियर हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में डिफरेंस क्या है। हम इस पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के बारे में था कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। अब इसके बाद हम इस पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस भी देख लेते हैं और ये सब लोग नोट डाउन कर लो। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Let R be a relation defined on Q. Q is what? Q is the set of rational number defined by R is set of ordered pair AB where both A and B belongs to the rational and A minus B belongs to Z. It means this is the condition for relation A minus B belongs to Z. मतलब वो सारे ordered pair इसमें प्रेजेंट होंगे जिसमें फर्स्ट और सेकंड रेशनल हो और उन दोनों का डिफरेंस इंटीजर हो। तो ऐसे रेशनल नंबर जिनका डिफरेंस इंटीजर हो वही ऑर्डर्ड पेयर यहां पे प्रेजेंट होगा। तो अब ये बताना है कि ये रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ये फर्स्ट, ये कंडीशन क्या है? A बिलोंग्स टू R, मतलब फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Q, मतलब Q पे सेट पे रिलेशन डिफाइंड है। तो ये जो कंडीशन है इनडायरेक्टली रूप से ये बोला जा रहा है कि शो करो कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है फर्स्ट। और ये कंडीशन क्या है? शो करो कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है। और थर्ड कंडीशन है शो करो कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो फर्स्ट वन आते हैं। अगर ये प्रूफ करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये जस्ट ओरली तुम समझ सकते हो। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? बी को भी ए से रिप्लेस कर देना है। तो बी को भी ए से रिप्लेस कर देना है तो फर्स्ट केस में हम बोल सकते हैं a माइनस ए इज इक्वल टू 0 दैट बिलोंग्स टू z। तो अगर a माइनस ए 0 है और जो कि एक इंटीजर है, इसका मतलब बोल सकते हैं a कॉमा a बिलोंग्स टू r। और a कॉमा a बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब ये रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बस यही शो कर देना है। तो a कॉमा a इज इक्वल टू 0 दैट बिलोंग्स टू z, इट मींस a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू q, सो द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकंड में देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। अब ये प्रूफ करना है ए बी बिलोंग्स टू आर। तो सेकंड के लिए कंडीशन क्या हमको लेना होगा? ये फर्स्ट के लिए हो गया। सेकंड के लिए कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर प्रूफ करना है। तो इंप्लाइज दैट के जो पहले गिवन है ए बी बिलोंग्स टू आर, उसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो करेक्ट है। तो ए कॉमा बिलोंग्स टू आर ये ऑलरेडी गिवन है। अब यहां से हमको प्रूफ करना है कि बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो a कॉमा बी बिलोंग्स टू r का मतलब है कि a माइनस बी बिलोंग्स टू z। क्योंकि अगर a कॉमा बी रिलेशन में प्रेजेंट है तो डेफिनेटली इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। और ये कंडीशन क्या है? a माइनस बी बिलोंग्स टू z। मतलब अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में प्रेजेंट है तो ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर a माइनस बी इंटीजर में है तो क्या b माइनस ए इंटीजर में नहीं होगा? ऑफ कोर्स समझ सकते हो, क्योंकि अगर हम किसी भी इंटीजर को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो वो ऑलवेज इंटीजर ही रहेगा। तो इस सेंस में हम लिख सकते हैं कि b माइनस ए ऑल्सो बिलोंग्स टू z। तो अगर a माइनस बी बिलोंग्स टू z ये इंप्लाई करता है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है, उसी तरह b माइनस ए बिलोंग्स टू z ये इंप्लाई करेगा कि b कॉमा a बिलोंग्स टू z है। तो अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू r ये इंप्लाइज कर दे कि b कॉमा a बिलोंग्स टू r, इसका मतलब वो रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा और यही उसका प्रूफ हो गया।
तो सिंपल तुम समझ सकते हो कैसे करना होता है। थर्ड में यहां पे क्या है, ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड एंड बी माइनस सी बिलोंग्स टू जेड। ये इंप्लाइज दैट के पहले जो भी है ये गिवन होता है, तो ये गिवन है, तो इन दोनों से हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी बिलोंग्स टू जेड और b माइनस सी बिलोंग्स टू जेड। मतलब a माइनस बी एक इंटीजर है और b माइनस सी एक इंटीजर है। तो दो इंटीजर का सम या दो इंटीजर का डिफरेंस वो भी एक इंटीजर होता है। तो हम यहां से क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो अगर a माइनस बी और b माइनस सी दोनों को ऐड कर दें, a माइनस बी प्लस b माइनस सी ऑल्सो बिलोंग्स टू z बिकॉज द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो यहां से क्या मिलेगा, b एंड b कैंसिल, इट मींस a माइनस सी बिलोंग्स टू z। तो a माइनस सी बिलोंग्स टू z, इसका मतलब है कि a कॉमा c बिलोंग्स टू r। और अगर a कॉमा b, b कॉमा c बिलोंग्स टू r, ये इंप्लाइज कर दे कि a कॉमा c बिलोंग्स टू r है, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो इस तरह से रिलेशन को हम सिमेट्रिक प्रूफ कर दिए, रिफ्लेक्सिव प्रूफ किए और ट्रांजिटिव प्रूफ किया। तो ये तुम समझ सकते हो। ऐसा एक क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। और ये बता दें, रिलेशन में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का मोर डिटेल जो टॉपिक है वो क्लास 12th में तुमको पढ़ना है। और यही चीज पढ़ना, अलग नहीं है, बस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, अदरवाइज और कोई डिफरेंस नहीं है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव जो तुमको 12th में पढ़ना है। उससे बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन पढ़ना वही चीज है, बस दोनों क्लास में थोड़ा थोड़ा पढ़ने को दे दिया गया है। लेकिन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव जो टाइप है तुमको जनरल एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में ये नहीं बताया गया है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या होता है, क्योंकि वो 12th में है और दोनों में से किसी एक ही क्लास में वो डालेगा, दोनों में तो नहीं डाला जाएगा। लेकिन कई सारे रेफरेंस बुक में, जस्ट 11th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, कई सारे रेफरेंस बुक में डाला हुआ है। लेकिन 11th 12th कंबाइन करके जिसको जी मेंस की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए, जिसको एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए ये तुम दोनों एक साथ पढ़ो तो बेटर है। 11th का भी रिलेशन फंक्शन और 12th का भी रिलेशन फंक्शन एक साथ पढ़ो तो बेटर है और समझ आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले 11th का रिलेशन फंक्शन पढ़ो और उसके बाद 12th का रिलेशन फंक्शन पढ़ना, तभी समझ आएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। तो अभी तक हम बता दिए तुमको रिलेशन का कंप्लीट जो तुमको 11th क्लास के लिए था। और 12th में भी रिलेशन इतना ही पढ़ना है। और मेन फंक्शन में 12th में फंक्शन कुछ अलग तरह से पढ़ना है, इट मींस वहां पे टाइप्स अलग है और यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड टाइप्स अलग होंगे 11th में जो पढ़ना है। तो अब तुम लोग रिलेशन पे बेस्ड सारे प्रॉब्लम्स बना लो, और अगर कोई भी डाउट हो अगेन कमेंट बॉक्स में जाओ और क्वेश्चन पूछ सकते हो। हम नेक्स्ट लेक्चर में अगर डाउट हुआ तो क्लियर कर लेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन। और ये बता दें, फंक्शन से बहुत लोग बहुत डरते हैं कि ये फंक्शन ऐसा चैप्टर है समझ नहीं आता। रिलेशन फंक्शन से ही डरते हैं, फंक्शन नहीं, क्योंकि जिसको रिलेशन नहीं समझ आएगा उसको फंक्शन समझ नहीं आएगा। केवल क्वेश्चन बनाने की बात ही मत करना कि सर ये क्वेश्चन कैसे बनता होगा, ये क्वेश्चन बना लिए तो क्लियर हो गया। अगर तुम फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे कि फंक्शन क्यों पढ़ना है, फंक्शन एग्जैक्टली कंप्लीटली जो पढ़ना है वो फिजिक्स को माइंड में रखते हुए पढ़ाया गया है स्टूडेंट लोगों को, क्योंकि इसका कंप्लीट यूज जो होता है वो फिजिक्स में ही होता है। ऐसे मैथमेटिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ये सबको पता है, ये फिजिक्स का ही पार्ट है। लेकिन फंक्शन फिजिक्स को हेल्प करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिजिक्स में बहुत सारे ग्राफ के कॉन्सेप्ट होते हैं और उन ग्राफ के कॉन्सेप्ट को फंक्शन के थ्रू, और जो कैलकुलस होता है जो हम मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स के सेक्शन में अभी हम बताएंगे और कुछ अभी बता भी चुके हैं, तो उन सबको मिला करके फिजिक्स आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन और डिटेल उसके बारे में वहीं पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।